नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सीरीज चालू किया था। संस्कृत का मैंने एक सेट कराया है, सेट एक का पार्ट 1 कराया है। आज हम लोग उसी सेट का पार्ट 2 कराएंगे। 1 से 25 तक क्वेश्चन कराया था, आज हम लोग 25 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग लगातार वीडियो पे बने रहें। रोज़ाना आप लोगों के लिए वीडियो डाला जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में अच्छा अंक ला सकें। तो चलिए हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर से ही यहाँ से हम लोग चालू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आप गावी आप गावी पद का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए है सागरों से, ऑप्शन बी है पर्वतों से, ऑप्शन सी है नहरों से, ऑप्शन डी है नदियों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नदियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? अब यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन जो है वो नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, भारत भूमि किससे सेवित है, नहीं तो मैं फिर से बोल दूंगा। देखिए यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सागरों से, पर्वतों और झरनों से, सी नदियों से, इनमें से सभी से। इसका क्वेश्चन मैं एक बार फिर से बोल देना चाहूँगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन कह रहा था, भारत भूमि सदा किससे सेवित है? तो ऑप्शन इसका जो है वो तीनों सही है, इसलिए डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी से। मतलब भारत भूमि जो है सागरों से, पर्वत और झरनों से, नदियों से, सभी से सेवित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है गर्भरक्षा से, बी नंबर ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु के संक्रारोपण से, और सी है गर्भवती की रक्षा से, और डी है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देवा गीत कानी गायंती, देवा गीत कानी गायंती। यहाँ पे देवा में देखिए अंडरलाइन किया हुआ नीचे है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता होगा अंडरलाइन किया हुआ। कहता है देवा गीत कानी गायंती, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पे कौन सा पद होगा? यानी कि देवा को अगर हटा दें, अगर इससे हम लोग कोई प्रश्न बनाए तो कौन सा पद का हम लोग यहाँ पे रखेंगे? ऑप्शन ए है का, ऑप्शन बी है के, ऑप्शन सी है किम, ऑप्शन डी है कीन कानी कानी। तो देखिए इसमें से जो देवा पद को अगर हटा दें, अगर हमको प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण के लिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए सटीक बैठ रहा है। का देवा को हटा दीजिए, उसके जगह का लिखिए, का गीत कानी गायंती, तो आंसर हो जाएगा देवा। तो इसका आंसर ऑप्शन जो है ए नंबर सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आकृष्य अव्यय का अर्थ होता है। क्या होता है? आकृष्य अव्यय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है लिख कर, ऑप्शन बी है खींच करके, ऑप्शन सी है जा करके, ऑप्शन डी है सो करके। तो देखिए आकृष्य, कृष्य मतलब होता है खींचना, तो आ लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इसका अर्थ हो जाता है आकृष्य मतलब खींच करके, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी है दरभंगा में, ऑप्शन सी है गया में, ऑप्शन डी है पूर्णिया में। तो आप लोगों को पता है गोलघर जो है वो पटना में है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा गोलघर का निर्माण कब कराया गया था? तो ये 20 जुलाई 1786 में कराया गया था। आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसका जो है ना पहले जो यूज किया जाता था, गोलघर का निर्माण जो किया गया था वो अन्न भंडारण के लिए किया गया था। और ये ब्रिटिश जो कैप्टन जॉन गास्टियन थे उन्होंने ही बनवाया था। इसका यूज पहले मतलब अन्न भंडार के लिए किया जाता था। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 31वां नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्त्री नाम गति पतिरेव। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, स्त्री नाम गति पतिरेव। स्त्री नाम में क्या है, यहाँ पे रेखांकित है, नीचे लाइन अंडरलाइन किया हुआ है स्त्री नाम में, यहाँ देखिए। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या, क्या यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा। देखिए स्त्री नाम को हमको हटा देना है और उसके जगह पे कौन सा ऐसा, यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे चार्ट दिया है उसमें से कौन सा रखें कि वो एक प्रश्न का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में है कासाम, ऑप्शन बी है केसाम, और ऑप्शन सी है कस्या, और ऑप्शन डी है कै। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। अगर स्त्री नाम को हम लोग हटा देते हैं, उसके जगह रखते हैं केसाम गति पतिरेव, तो यहाँ पे हो जाएगा स्त्री नाम गति पतिरेव आंसर में। तो ये केसाम जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है गया में, ऑप्शन बी है भागलपुर में, ऑप्शन सी है आरा में, ऑप्शन डी है पटना में। तो देखिए गुरुद्वारा कहाँ है, तो ये पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए है गुरु भक्ति होना चाहिए, ऑप्शन बी है पितृभक्ति होना चाहिए, ऑप्शन सी है देव भक्ति होना चाहिए, ऑप्शन डी है देशभक्ति होना चाहिए। तो हम सबों में भारतवर्ष के लिए क्या होना चाहिए, देशभक्ति होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं। परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन ए है नीस। देखिए अंघों में दुर्गी का स्व नीस पढ़ा जाता है, कोई कोई इसको डिस पढ़ता है, ये डिस नहीं है, ये अंघो है। तो आप लोग प्रोनाउंसिएशन सही करिएगा। अंघो पे यहाँ देखिए बिंदा दिया है ना, तो ये अंघो है। अंघोम दुर्गी का स्वम हलंत नीस, अंघोम दुर्गी का नोम हलंत नीन, अंघोम दुर्गी का पोम हलंत नीप, और टी है ती। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे लोग बहुत गलत करते हैं, डीस डीन डीप ऐसे पढ़ते हैं, तो वो डीस डीप डीन नहीं है, ये इसको पढ़िएगा नीस नीन और नीप, क्योंकि ये अंघो है, डॉ नहीं है। तो चलिए हम लोग इसमें से ढूंढते हैं परोपकारिणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो परोपकारिणी में नीप प्रत्यय है, जो ऑप्शन नंबर सही है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, परोपकारिणी में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, नीप प्रत्यय, अंघोम दुर्गी का प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन सवाल देखिए क्या कह रहा है। 35वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश रक्षका भवंती, डैश रक्षका भवंती खाली स्थान है, तो खाली स्थान की जगह पे आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। क्या होगा, बलवती, ऑप्शन बी है बलवान, ऑप्शन सी है बलवंत, ऑप्शन डी है बलवत। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बलवान रक्षका भवंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे प्रत्यय से पूछा गया है, सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि किस प्रत्यय में सानच प्रत्यय लगा है। ऑप्शन ए है वर्धमानम, ऑप्शन बी है पठितवान, ऑप्शन डी है पठितम, और ऑप्शन डी है गंतव्यम। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ दूं, सानच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है वर्धमानम, ऑप्शन बी है पठितवान, ऑप्शन सी है पठितम, ऑप्शन डी है गंतव्यम। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन से यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। वर्धमान, देखिए मान आन, मान मान जिसमें लगा रहता है, जहाँ पे देखिए कि बार बार आपको मान मान लगा रहेगा, तो वो सानच प्रत्यय होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल है कि देखिए सेब जोड़ सानच सेब माना, वृद्ध जोड़ सानच वर्धमाना, ऐसा ही देखिए बहुत से पच जोड़ सानच पचमाना, यच जोड़ सानच यजमाना, विद जोड़ सानच विद्यमाना। इस तरह से मान 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 देखिए देखिए पचमाना माना आ गया, वर्धमाना माना आ गया, सेब माना माना आ गया। तो मान मान वाले में सानच प्रत्यय होता है। तो यहाँ आप लोग देखिएगा मान के साथ म में हलंत दिया है, वो एक्स्ट्रा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए वान वान यहाँ वाले में, वान वान वाले में भी जो प्रत्यय होता है
वो होता है कतबतु। आधा को तो वो तमरसु का कतबतु, इस तरह से लिखता है, आधा को तो वो तमरसु का कतबतु। यहाँ पे देखिए ये प्रत्यय किस में है, पठित वान शब्द में, वान वान वाले में कतबतु प्रत्यय होता है। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे तव्यम, तव्यम यहाँ लिखा है डी नंबर में, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए तव्यम तव्यम है, तव्य तव्य वाले में तबियत प्रत्यय होता है, तो ये तो तीनों नहीं होगा। इसीलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी सानस प्रत्यय आ जाए तो मान रखिएगा, मान मान वाले में सानस प्रत्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे स्लाइड नहीं हो, मतलब ऊपर नहीं हो रहा था, देखिए अब हो गया। कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पे आपको प्रत्यय जानना पड़ेगा। देखिए कुर्बन में कौन सा प्रत्यय है, देखिए नौ में हलंत या तो में हलंत, किसी भी मूल शब्द के अंत में नौ में हलंत या तो में हलंत रहे तो उसमें सत्री प्रत्यय होता है। तो जैसा आप लोगों को यहाँ दिखाई दिया कि नौ में हलंत या तो में हलंत में तो क्या होता है, सत्री प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए कुर्बन लिखे या कुर्बत लिखे, तो में हलंत भी हो जाता ना, कुर्बन के जगह पे कुर्बत भी हो जाता, तो भी इसमें सत्री प्रत्यय होता। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सानच में तो अभी आप लोगों को बताएं ही, मान लगा रहेगा, मान 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 मान, सब कोई भी मूल शब्द होगा उसमें, जैसे पचमान, सेबमान, वर्धमान, सब में मान लगा है। उसी तरह से सत्री प्रत्यय को आपको जानना है तो उसमें याद रखिएगा नौ में हलंत या तो में हलंत आएगा, यानी कि नौ में उसमें, जैसे इसमें देखिए इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कुर्बन भी लिख सकते हैं, कुर्बत भी लिख सकते हैं। जैसे ये जो बनता है क्री जोड़ सत्री से बनता है, इसका मूल शब्द तो क्री जोड़ सत्री हो जाएगा, कुर्बन या कुर्बत। जैसे अगर हम और भी एग्जाम्पल दें, पठ जोड़ सत्री से पठत बनता है, या तो पठ जोड़ सत्री से पठन, पठत या पठन। देखिए तो में हलंत या नो में हलंत आया, तो यहाँ पे ऐसे ही शब्दों को आप जब देखिएगा तो प्रत्यय पकड़ने में आपको आसानी होगा। जैसे सी नंबर में देखिए अक्तवा, अक्तवा जो है, कत्वा इसको पढ़ते हैं, कत्वा में त्वा या त्वा रहेगा लास्ट में। जैसे पठित्वा, बदित्वा, त्वा आया, तो वहाँ पे अक्तवा प्रत्यय मारिएगा। तुमुन प्रत्यय, यहाँ पे तुमुन प्रत्यय बहुत ही आसान होता है। तो पठ जोड़ तुमुन, पठ तुम वाले में तुमुन प्रत्यय होता है, बस ये बात याद रखिएगा, तुम वाले में तुमुन प्रत्यय। जैसे पठी तुम, हसी तुम, लेखी तुम आ गया सब में, तो वह तुमुन प्रत्यय होता है, डी नंबर। तो यहाँ पे हमको कुर्बन दिया है, नौ में हलंत या तो में हलंत रहे तो सत्री प्रत्यय मारिएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। मान मान वाले में सानच मारिएगा, तुआ या टुआ वाले में अक्तुआ मारिएगा, और तुम वाले में तुमुन प्रत्यय। यहाँ पे आपको शब्द दिया रहेगा, जैसे 37 नंबर में कुर्बन दिया है ना, उसी तरह। चलिए हम लोग अब ज़्यादा इस पे उतना समय नहीं देंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ठक प्रत्यय से निम्नलिखित पद में कौन सा है, ठक प्रत्यय से निर्मित पद निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें बताना है आपको, सामाजिक है, असामाजिक है, स्वर्णमयम है, बुद्धिमान है, और सौंदर्यम है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देखिए ठक प्रत्यय इकह इकह ऐसे लिखेगा, इकह इकह वाले में ठक प्रत्यय होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सामाजिक में इक है कि नहीं, हर्षही, यहाँ पे देखिए हर्षही क विसर्ग, तो इका इका हुआ कि नहीं। तो अगर यहाँ इका इका है तो सामाजिक में ही इसमें ठक प्रत्यय हो जाएगा। जैसे से कुछ एग्जाम्पल हम और देना चाहेंगे, जैसे वैदिका, अगर वैदिका लिखिएगा तो वैका दर्शिका क विसर्ग वैदिका, तो इसमें भी देखिए इका इका आया कि नहीं, हर्षिका क विसर्ग आया कि नहीं। तो ये जो इका है तो याद रखिएगा ठक प्रत्यय जो इका इका वाले में ठक प्रत्यय होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो वैदिका हो गया, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है ठक प्रत्यय में, जैसे तार्किका हो गया, धार्मिका हो गया, ऐतिहासिका हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा इका इका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगच्छ किस प्रकार का रूप है, लिरिट लकार का, लंग लकार का, लोट लकार का, और लट लकार का। अगच्छ अ लगा है शुरू में, तो शुरू में जिस जिस भी मूल शब्द में जो धातु रूप है उसमें से मूल धातु में अगर अ लग जाए, तो यहाँ देखिए अ लगा है, तो यहाँ पे देखिए अ लगा है, तो वो कहीं नहीं देखना है आपको, सीधा लंग लकार में जाना है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। मूल धातु के शुरू में अगर अ लगा है तो वो हर हमेशा लंग लकार का रूप होगा, तो यहाँ पे बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, अगले स्लाइड पे।
देखिए कभी कभी होता है ये चीज़ कि देखिए कभी कभी हम लोग टाइम थोड़ा ले लेते हैं बोलने में, लेकिन वहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वो आप लोगों के लिए अगले क्वेश्चन को अगर कराएंगे तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पे खुद से कर पाइएगा। हम जानते हैं बहुत लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है संस्कृत, तो उनके लिए ये फालतू होगा, लेकिन वो थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए एक बार मैं बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथिव्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो ऑप्शन ए है तृतीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, सी नंबर है षष्ठी विभक्ति, डी है सप्तमी विभक्ति। जैसा कि आपको पता होगा, देखिए या जो ये लता का अगर हम षष्ठी या पंचमी देखें तो यहाँ पे या विसर्ग आता है, तो इसमें या विसर्ग है, तो यह षष्ठी भी सही होता है और पंचमी भी सही होता है एक वचन में, तो यहाँ पे षष्ठी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे पृथिव्या पद में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है तेसु पद का मूल रूप है। तेसु पद का मूल रूप क्या है? ऑप्शन ए है एतत्, ऑप्शन बी है तत्, ऑप्शन सी है यत् और ऑप्शन डी है अदस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेसु में तत् मूल शब्द है। देखिए यहाँ पे हम क्यों देखें ऐसा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये तत् मतलब होता है वह, तत् मतलब वह होता है, तद मतलब भी वह होता है। अगर यहाँ तद होता तो दम हलन तद, तो वो ऑप्शन सही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन के आधार पे हम तत् इसलिए दिए क्योंकि देखिए तद वह जो है, तद मतलब वह होता है, ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द के लिए जब हम लोग सह तो ते तम तो तान ये सब वाला जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब हम देखेंगे कि इसका सह का जो शब्द रूप है ना वह वाला, ये सप्तमी का बहुवचन में तेसु होता है। यानी कि अगर हम बोलें सप्तमी का जो पर एक वचन है तस्मीन तयो तेसु, तो इसमें से तेसु जो होता है वो सप्तमी का बहुवचन है, इसीलिए इसमें तद जो हो जाएगा वो मूल शब्द हो जाएगा, इसलिए तत् यहाँ पे आंसर इसका सही है। यहाँ पे तद दिया नहीं है ऑप्शन में और इसमें से कोई है नहीं भी वैसा, इसलिए तद यहाँ पे तत् यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे अस्मद का युष्मत का शब्द रूप चलता है उसी तरह से तद का भी शब्द रूप चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है अध्यापनम में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन है अभी, बी है अधि, ऑप्शन सी है अति, ऑप्शन डी है उत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर अधि। अध्यापनम में अधि उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रतिहम में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्र, ऑप्शन बी है प्रति, ऑप्शन सी है परि, ऑप्शन डी है परा। तो देखिए यहाँ पे ये जो यतस किस वाक्य में यतस्य निर्धारणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक सूत्र भी कारक सूत्र भी पूछा जा रहा है, ये कारक सूत्र है। अगले जो मतलब पार्ट 1 में हम कराए थे वहाँ पे धारो रुत्रमन्ना सूत्र था और रुच्यार्था नाम प्रियमाना सूत्र था जो चतुर्थी विभक्ति से था, तो आप लोगों को कारक सूत्र भी देखना होगा। यहाँ पे देखिए यतस्य निर्धारणम सूत्र पहले कहता क्या है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। यतस्य निर्धारणम सूत्र कहता है निर्धारणे षष्ठी सप्तमी च, यानी कि किसी समुदाय के विशेष व्यक्ति विशेष की विशिष्टता प्रकट करने के लिए समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, हमको किसी समुदाय या किसी चीज़ में व्यक्ति विशेष को क्या करना है? श्रेष्ठ साबित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है नदीसु गंगा श्रेष्ठ। तो यहाँ पे देखिए नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, तो सब में श्रेष्ठ दिखाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है, 45वां नंबर, अलम, अलम मतलब समर्थ के योग से कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए है तृतीया, ऑप्शन बी है चतुर्थी, ऑप्शन सी है पंचमी, ऑप्शन डी है सप्तमी। देखिए अलम, अलम का अर्थ होता है, देखिए इसका शब्द का प्रयोग जो है ना इसमें निषेधात्मक अर्थ में करते हैं। अलम, अलम शब्द का अर्थ जब प्रयोग करते हैं वो निषेधात्मक, मतलब जिसको हम लोग किसी से मनाही करते हैं, रोकते हैं, इस तरीके से। जैसे कि यह करो, यह मत करो, बस करो, मतलब निषेधात्मक कहते हैं एक तरह से किसी चीज़ को रोकने के लिए।
तो उसमें जब भी यूज होता है वो हर हमेशा तृतीया विभक्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। यानी कि अलम शब्द के अर्थ जब जुड़े शब्दों में तृतीया विभक्ति रहेगी हर हमेशा। अलम शब्द जब भी रहेगा तो उसमें तृतीया शब्द रहेगा, और इसका जो अर्थ होता है निषेधात्मक अर्थ में अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और निषेध करना का मतलब आप जानते ही हैं, मनाही करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 46वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहमासम व्याकरणम अधीते सहमासम व्याकरणम अधीते किस वाक्य वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए फिर से हम लोगों को कारक सूत्र आ गया है। तो इसका ऑप्शन है तथा युक्तम चानी सिप्तम, दूसरा है क्रिया विशेषण द्वितीय, तीसरा है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, और डी नंबर है अकथितंच च। तो देखिए जैसे कि सहमासनम व्याकरणम अधीयते, ये जो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय विभक्ति लगेगा। क्यों होगा इसमें, देखिए कहता है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय विभक्ति कि काल और मार्गवाचक शब्दों में, काल मतलब समय, मार्ग मतलब रास्ता, कुछ भी कह सकते हैं, वाचक शब्दों में यदि क्रिया का अत्यंत या लगातार संबंध सूचित होता है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बोले तो मासम व्याकरणम अपठत, मास भर में उसने, महीने भर में उसने व्याकरण पढ़ लिया, तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है स मासम व्याकरण अध्ययते, वह महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले स्लाइड पे आएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कारक सूत्र से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग कारक सूत्र को भी याद करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कारक सूत्र आप लोगों को याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो चतुर्थी में आया है ना, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कारक से भी पूछ लिया, कारक सूत्र से भी पूछ लिया, आप लोगों को कारक सूत्र याद रखना पड़ेगा। 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या कह रहा है, पीताम्बरा में कौन सा समास है। अब यहाँ समास पूछा गया है, समास को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है बहुब्री, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्विगु, ऑप्शन डी है द्वंद्व। तो देखिए 48 नंबर में जो ऑप्शन हो जाएगा पीताम्बर का इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बहुब्री। पीताम्बरा, पीला है अंबर जिसका, उसको पीताम्बरा कहेंगे। तो यहाँ पे पीताम्बर का अर्थ होता है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए हमें तो बहुब्री यहाँ विशेष अर्थ को धारण कर रहा है, इसलिए बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। संख्या पूर्वे द्विगु सूत्र ही है, संख्या पूर्वे द्विगु, तो यह जिसमें संख्यावाची होगा इसमें से दिखाया जाएगा। देखिए क्या है इसमें, पहला है गोलगृहम, यथाशक्ति, अष्टाध्यायी, राम लक्ष्मणो। तो यहाँ पे देखिए अष्टाध्यायी, अष्ट में क्या हो गया, संख्या आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 50वां क्वेश्चन है, यही हम लोग लास्ट क्वेश्चन करके रुक जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। 50वां क्वेश्चन है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, ये भी सूत्र है। आप लोग यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है देखिए द्विगु दिया है, तत्पुरुष दिया है, द्वंद्व दिया है, बहुब्री दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तत्पुरुष। तो यहीं तक हो गया। देखिए समास का कुछ सूत्र होता है, अगर आप उन सूत्रों को याद रखते हैं तो जरूर ही आप समास कभी नहीं भूलिएगा। जैसे द्विगु समास के लिए दिया है तो संख्या पूर्वे द्विगु, जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक होगा द्विगु समास हो जाएगा। उत्तर पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष, जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में द्वंद्व, चार थे द्वंद्व, चौ के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। बहुब्री, बहुब्री का हम लोग क्या बोल सकते हैं, अन्य पदार्थ प्रधान हो तद बहुब्री, जिस समासिक शब्द का अन्य पद प्रधान हो, जो कह रहा है वो नहीं, एक विशेष अर्थ को धारण करे तो बहुब्री समास हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समास को भी पढ़ सकते हैं। देखिए हमने 50 क्वेश्चन कराया, आज के लिए बस इतना सा ही। आज आप लोग जो है वीडियो पे बने रहें, और अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इस महीने तक पूरा आप लोगों का परीक्षा का जो
कंटेंट है वो सही और सटीक कंटेंट दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।